रनवे पर एक बोइंग 747 टेक ऑफ करने के लिए बिल्कुल तैयार था। घनी धुंध के बीच पायलट ने थ्रस्ट लीवर ऊपर किए, हेडलाइट्स ऑन की और एयरक्राफ्ट अब टेक ऑफ स्पीड को क्रॉस कर चुका था। एक ऐसी स्पीड जहां से वापस होना नामुमकिन के करीब होता है। लेकिन ऐन इस मौके पर धुंध के बीच एक साया नमूदार होने लगा और ये साया था एक दूसरे बोइंग 747 का जो उसी रनवे पर उल्टी डायरेक्शन में अब सिर्फ चंद मीटर्स ही दूर था। इसके बाद जो हुआ उसको इमेजिन करना भी काफी मुश्किल है। सवाल ये है कि आखिर नौबत यहाँ तक पहुँच कैसे गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर क्या कर रहा था और कौन सी एक छोटी सी गलती थी जिसने जन्म दिया एविएशन हिस्ट्री के सबसे खतरनाक हादसे को। ये दुख भरी रुदाद पेश आई स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में, जिसे दुनिया आज टेनरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर के नाम से याद करती है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस कहानी की शुरुआत हादसे के एक दिन पहले 26 मार्च 1977 को शुरू होती है, जब पैन एम फ्लाइट 1736 एक बोइंग 747 जंबो जेट लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से टेक ऑफ होता है। इसको न्यूयॉर्क में लैंड करके कुछ पैसेंजर्स उठाने थे और फिर इसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी समंदर पार कैनरी आइलैंड्स का शहर लास पाल्मस। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी और इसी वजह से पूरी तरह बुक्ड थी, जिसमें ज्यादातर बड़ी एज के पैसेंजर सवार थे जो लास पाल्मस में क्रूज शिप को एंजॉय करने का इरादा रखते थे। लास पाल्मस कैनरी आइलैंड्स का कैपिटल है, जो मोरक्को की कोस्ट से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर स्पेन का सबसे सदर्न पार्ट है। ये जगह अपने ट्रॉपिकल मौसम की वजह से दुनिया भर में काफी फेमस है। लेकिन 1977 में कैनरी आइलैंड्स की खूबसूरत ढाल के पीछे एक पॉलिटिकल टेंशन छुपी थी। यहाँ एक ग्रुप जिसको MPAIAC कहा जाता था, स्पेन से कैनरी आइलैंड्स की आज़ादी के लिए आवाज उठा रहा था और अपनी इस कैंपेन के लिए अक्सर ये ग्रुप वायलेंस का सहारा भी लेता। और इसी तरह के ही एक वायलेंट इवेंट से इस खतरनाक हादसे की शुरुआत होती है। पैन एम फ्लाइट 1736 ने न्यूयॉर्क के JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैसेंजर्स उठाए और रवाना हो गई लास पाल्मस आइलैंड की जानिब। इसके केबिन क्रू में शामिल 56 इयर्स के कैप्टन विक्टर ग्रब्स, फर्स्ट ऑफिसर 39 इयर्स के रॉबर्ट ब्रैग और 46 इयर्स के फ्लाइट इंजीनियर जॉर्ज वॉन समेत 13 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 380 पैसेंजर्स शामिल थे। ये तो सारी डिटेल्स थी पैन एम फ्लाइट 1736 की, जो अब अटलांटिक ओशन के ऊपर क्रूज कर रही थी। अब आते हैं दूसरे जहाज की तरफ जो इसी हादसे का शिकार होना था। नेदरलैंड्स के शहर एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर KLM फ्लाइट 4805 तैयार हो रही थी। ये भी एक बोइंग 747 ही था और इसको भी कैनरी आइलैंड्स के शहर लास पाल्मस ही जाना था। इसके कॉकपिट में 50 साला कैप्टन जैकब, 42 इयर्स के फर्स्ट ऑफिसर क्लास और 48 इयर्स के फ्लाइट इंजीनियर विलियम शामिल थे। इसमें 11 फ्लाइट अटेंडेंट्स और 235 पैसेंजर्स सवार थे। KLM फ्लाइट 4805 ने बोर्डिंग के बाद एम्स्टर्डम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भर ली। अब ये दोनों एयरक्राफ्ट्स कैनरी आइलैंड्स के लास पाल्मस एयरपोर्ट की तरफ रवां दवां थे। इसी दौरान लास पाल्मस एयरपोर्ट पर 2 आदमी टर्मिनल बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं और एक फ्लावर शॉप के बाहर एक बैग रखकर कहीं गायब हो जाते हैं। एक ऐसा बैग जिसमें काउंटडाउन टाइमर के साथ बॉम्ब लगा हुआ था। ठीक दोपहर के 1 बजे लास पाल्मस एयरपोर्ट की रिसेप्शन पे एक फोन कॉल आती है। अगली तरफ वाले शख्स ने अपना ताल्लुक MPAIAC ग्रुप से जाहिर किया, वही ग्रुप जिसका जिक्र वीडियो की शुरुआत में हुआ था, और कहा कि अगले 15 मिनटों के बाद लास पाल्मस एयरपोर्ट में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं। एयरपोर्ट के अमले ने फौरन हरकत में आते ही 15 मिनट से पहले पूरा लास पाल्मस एयरपोर्ट खाली करवा दिया और उनकी ये भगदड़ तब खौफ में बदल गई जब ठीक 15 मिनटों के बाद हुआ एक जोरदार धमाका। इस ब्लास्ट की वजह से टर्मिनल बिल्डिंग की छत का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, पर इसके बाद लास पाल्मस एयरपोर्ट की तमाम सरगर्मियां सस्पेंड कर दी गईं। तमाम फ्लाइट्स कैंसिल और जिन फ्लाइट्स को यहाँ लैंड करना था उनको डाइवर्ट कर दिया गया। कुछ देर बाद एम्स्टर्डम से आने वाली KLM फ्लाइट 4805 लास पाल्मस के करीब पहुंच चुकी थी।
पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने उनको एयरपोर्ट पे होने वाले धमाके की इत्तला दी और फ्लाइट को टेनेरिफ आइलैंड के एयरपोर्ट पे लैंड करने की हिदायत दी, जो यहाँ से 110 किलोमीटर दूर था। केएलएम के कैप्टन ने मजीद 25 मिनट की उड़ान के बाद दोपहर 1:38 पे टेनेरिफ एयरपोर्ट के रनवे 30 पर लैंड कर लिया। ठीक उसी वक्त न्यूयॉर्क से आने वाली पैन एम फ्लाइट 1736 भी लास पाल्मस के करीब पहुंच चुकी थी और उसको भी टेनेरिफ एयरपोर्ट पे डाइवर्ट कर दिया गया। इस वक्त तकरीबन तमाम फ्लाइट्स को ही टेनेरिफ एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया जा रहा था, क्योंकि यही सबसे करीबी एयरपोर्ट था। अब देखते ही देखते टेनेरिफ एयरपोर्ट पर रश बढ़ रहा था। आपको यहाँ बताते चलें कि टेनेरिफ एयरपोर्ट पहाड़ी इलाके में वाक़े एक छोटा सा एयरपोर्ट है। अटलांटिक ओशन से बहुत करीब, इसकी ऊंचाई 2000 फीट के आसपास है। ये इलाका ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और इसी वजह से अटलांटिक ओशन की नम हवाएं पहाड़ से टकराकर जब ऊपर की तरफ जाती हैं तो फौरन ठंडी होकर बादलों में बदल जाती हैं, और ये सब यहाँ अचानक होना बहुत ही नॉर्मल है। जब पैन एम फ्लाइट और केएलएम फ्लाइट ने टेनेरिफ एयरपोर्ट पे लैंड किया तो विजिबिलिटी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अब अचानक यहाँ की विजिबिलिटी बादलों की वजह से कम हो चुकी थी। जब बादल रनवे पर होते तो विजिबिलिटी 300 मीटर तक कम हो जाती और दूसरे ही लम्हे 2 किलोमीटर दूर तक सब कुछ क्लियर नजर आने लगता। अब यहाँ एयरपोर्ट पर इनको कितनी देर रहना था ये फिलहाल कंफर्म नहीं था। पैसेंजर्स को उतार दिया गया ताकि वो लंबी फ्लाइट के बाद थोड़ा फ्रेश हो सकें। इतनी देर केएलएम फ्लाइट 4805 जिसको वापस एम्स्टर्डम जाना था, उन्होंने अपना फ्यूल टैंक यहीं पर रीफिल करवाने का सोचा ताकि लास पाल्मस एयरपोर्ट वापस खुले तो वहां पर रिफ्यूलिंग में टाइम जाया ना हो। अभी उन्होंने रिफ्यूलिंग शुरू ही की थी कि लास पाल्मस के खुलने की खबर आ गई। दोनों फ्लाइट्स ने पैसेंजर्स दोबारा ऑन बोर्ड किए, लेकिन केएलएम की रिफ्यूलिंग की वजह से टैक्सी वे ब्लॉक्ड था। टेनेरिफ एयरपोर्ट एक छोटा एयरपोर्ट है जहां सिर्फ एक रनवे, एक टैक्सीवे और एक एप्रन है जहां टर्मिनल बना हुआ है, जो आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा रश होना काफी एबनॉर्मल था, और वो भी बोइंग के जंबो जेट्स का रश। केएलएम फ्लाइट 4805 की रिफ्यूलिंग की वजह से पैन एम एयर टर्मिनल से निकलकर रनवे पर नहीं जा सकती थी। तभी उनको कहा गया कि जब तक केएलएम की रिफ्यूलिंग पूरी नहीं हो जाती उन्हें टर्मिनल के पास ही वेट करना होगा। 4:45 पे केएलएम की रिफ्यूलिंग खत्म हो गई और कैप्टन ने टैक्सी वे से हटने की तैयारी शुरू कर दी। अब क्योंकि एप्रन दूसरे जहाजों से भरा हुआ था जो टैक्सी वे को भी ब्लॉक किए हुए थे, तभी टेक ऑफ के लिए रनवे के ईस्ट एंड तक जाने के लिए कंट्रोलर ने केएलएम के पायलट्स को, जो टैक्सी वे के बिल्कुल वेस्ट साइड पे पार्क था, इंस्ट्रक्शंस दी कि वो रनवे पर ही टैक्सी करते हुए एक्सट्रीम ईस्ट एंड पे जाकर 180 डिग्री टर्न लेकर टेक ऑफ की तैयारी करें। जब केएलएम 4805 ने टैक्सी करना शुरू किया तो कंट्रोलर ने पैन एम एयर को इंस्ट्रक्शंस दी कि वो रनवे पर ही केएलएम को फॉलो करें, लेकिन C3 एग्जिट से टैक्सी वे पर चढ़ जाएं, क्योंकि इसी रनवे पर केएलएम 4805 को टेक ऑफ करना था। विजिबिलिटी काफी कम थी और हर गुजरते मिनट मजीद खराब होती जा रही थी। केएलएम 4805 ने टैक्सी करते हुए पूरे रनवे को क्रॉस किया और ईस्टर्न एंड पर आकर 180 डिग्री का टर्न लेकर टेक ऑफ पोजीशन में आ गई। पैन एम एयर के पायलट्स ने भी रनवे पर टैक्सी करना शुरू किया, लेकिन धुंध की वजह से वो C1 और C2 एग्जिट्स को तो देख पाए, लेकिन C3 एग्जिट उनसे मिस हो गई। क्योंकि C3 एग्जिट वापस एप्रन की तरफ जा रही थी, शायद इसी वजह से वो C3 को देख ही नहीं पाए। दूसरा, टेनेरिफ एयरपोर्ट पर साइन मार्क्स की भी कमी थी। रनवे एग्जिट्स के लिए टार्मिक पर ही इशारे लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये साइन मार्क्स मिसिंग थे। जब पैन एम फ्लाइट 1736 C2 को क्रॉस कर रही थी, उसी वक्त KLM 4805 के कैप्टन ने कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की परमिशन मांगी और यहीं से बैक टू बैक कंफ्यूजन्स का एक सिलसिला शुरू हो गया। कंट्रोल टावर से ये दोनों जहाज धुंध की वजह से नजर नहीं आ रहे थे और ना ही इस एयरपोर्ट पर रेडार सिस्टम इंस्टॉल था।
इस मौके पर कंट्रोल टावर ने केएलएम को बताना शुरू किया कि टेक ऑफ के बाद उनको कौन सा रूट लेना है, लेकिन इस मैसेज में कहीं भी उनको टेक ऑफ की परमिशन नहीं दी गई। पर केएलएम ने समझा कि शायद उनको टेक ऑफ की परमिशन मिल चुकी है और केएलएम के कैप्टन ने जवाब दिया वी आर एट टेक ऑफ। अब असल में उन्होंने वी आर एट टेक ऑफ बोला या वी आर टेकिंग ऑफ बोला, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन इसके जवाब में कंट्रोल टावर ने बोला ओके। पर चंद सेकंड्स के गैप के बाद कंट्रोल टावर ने क्लियर कर दिया स्टैंड बाय फॉर टेक ऑफ, आई विल कॉल यू। ये एक बहुत अहम मैसेज था जिसमें क्लियर बताया गया था कि अभी टेक ऑफ नहीं करना। पर यह मैसेज केएलएम के कॉकपिट तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि एन इस वक्त रनवे पर ही C3 के करीब पैन एम फ्लाइट 1736 के पायलट जो ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहे थे, उन्होंने भी एक मैसेज रिले किया कि वी आर स्टिल डाउन द रनवे। यानी कंट्रोल टावर का केएलएम को स्टैंड बाय रहने का मैसेज और पैन एम का मैसेज दोनों एक ही वक्त में रिले हुए, जिसकी वजह से केएलएम के कॉकपिट में सिर्फ एक डिस्टॉर्शन जैसी आवाज सुनाई थी। पैन एम फ्लाइट 1736 जो अब अनजाने में C3 को क्रॉस कर चुकी थी, उनको कंट्रोल टावर ने बोला कि जब आप रनवे को एग्जिट करें तो मुझे बता दें, जिसका पैन एम के पायलट्स ने ओके का जवाब दिया। पर इस वक्त तक केएलएम फ्लाइट 4805 के कैप्टन ने थ्रस्ट लेवर्स ऊपर कर दिए थे, ये समझते हुए कि कंट्रोल टावर की परमिशन मिल चुकी है। अब यहाँ पर केएलएम के फ्लाइट इंजीनियर ने कंट्रोल टावर का पैन एम फ्लाइट को दिया गया मैसेज सुन लिया था और उन्होंने फौरन कैप्टन को बताया कि अभी तक वो रनवे पर ही हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कैप्टन ने शायद शोर में कुछ और ही समझा और सिर्फ इतना बोला ओह यस, और टेक ऑफ जारी ही रखा। धुंध की वजह से उनको सिर्फ 300 मीटर का एरिया दिख रहा था। इसी दौरान अचानक पैन एम के पायलट्स को रनवे पर धुंध के बीच हेडलाइट्स जाहिर हुई। पहले तो उनको लगा कि शायद केएलएम फ्लाइट रुकी हुई है, लेकिन अगले ही लम्हे उन्हें अंदाजा हो गया कि ये तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही है। उन्होंने फौरन जहाज को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। केएलएम का राइट इंजन पैन एम के फर्स्ट क्लास पोर्शन को उड़ाता हुआ ले गया। लैंडिंग गियर भी टूट गया और जहाज 150 मीटर दूर रनवे पर जा गिरा और उसमें खौफनाक आग भड़क उठी। क्योंकि इसका फ्यूल टैंक पूरा फुल था तो आग की शिद्दत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इसमें मौजूद तमाम 248 पैसेंजर्स मौके पर ही हलाक हो गए। वहां पैन एम फ्लाइट के पैसेंजर्स को तो ये सोचने का भी मौका नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या है। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स तो मौके पर ही खत्म हो गए, लेकिन नीचे इकोनॉमी क्लास के कई पैसेंजर्स को छत में हुए सुराख से निकलने का मौका मिल गया। कई ने 20 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। पैन एम फ्लाइट के 396 पैसेंजर्स में से सिर्फ 61 लोग ही जिंदा बच सके। शायद मजीद लोग जिंदा बच जाते, लेकिन धुंध की वजह से कंट्रोल टावर को इस एक्सीडेंट का कुछ देर बाद इल्म हुआ। वो भी तब जब एप्रन पर खड़े दूसरे जहाज ने रनवे पर भड़कते हुए शोले देखे और कंट्रोल टावर को बताया। रेस्क्यू सर्विस की गाड़ियां भी धुंध की वजह से ज्यादा तेज नहीं चल पा रही थीं। इस हादसे में टोटल 583 जानें पलक झपकते ही जाया हो गईं। इन्वेस्टिगेशन में दोनों जहाजों के कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का जायजा लिया गया और यहीं से ही सारी डिटेल्स पता चली जो आपने इस वीडियो में देखी हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये रिजल्ट निकाला कि इस हादसे के पीछे चेन ऑफ इवेंट्स थे। पहले तो लास पाल्मस पर बॉम्ब ब्लास्ट, फिर केएलएम का टेनेरिफ एयरपोर्ट पर अपना फ्यूल टैंक फुल करवाकर टैक्सी वे को ब्लॉक करना। अगर वो ऐसा ना करते तो पैन एम फ्लाइट 1736 पहले ही टेक ऑफ कर जाती। उसके बाद अचानक विजिबिलिटी कम हो जाना और पैन एम का C3 एग्जिट को मिस करना। पर इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस हादसे का जिम्मेदार केएलएम फ्लाइट 4805 के क्रू को ठहराया, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्होंने बगैर परमिशन के टेक ऑफ जारी रखा, जबकि 5 सेकंड्स पहले फ्लाइट इंजीनियर ने कैप्टन को रोका भी था। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर पूरी एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल साबित हुई। इस हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बदलाव देखा गया।
कॉल साइंस में तब्दीली की गई, उनके रूल्स चेंज किए गए, तमाम एयरपोर्ट्स पर रेडार को मैंडेटरी किया गया और रनवे पर होल्डिंग पॉइंट्स और इंडिकेटर्स का होना लाजमी करार दे दिया गया। आज टेनेरिफ आइलैंड पर 2 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। जहां यह हादसा हुआ था वो नदर्न एयरपोर्ट है, जबकि साउथ में भी एक नया एयरपोर्ट बनाया गया है जिसकी ऊंचाई कम है और वहां बादलों और फॉग की वजह से विजिबिलिटी मुतासिर नहीं होती। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।